रुक्मणी प्रकाशन की ये बुक, जिसके राइटर शशांक शेखर हैं, ये बायोलॉजी की बुक है। ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज कंसेप्ट है और वन लाइनर अप्रोच है। आज हम इसी बुक को पढ़ने वाले हैं, जो कि रेलवे एसएससी, बीएसएससी, स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट और स्टेट सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमीगो स्विच में। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम रेलवे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मूल इकाइयाँ कोशिका। जीव विज्ञान या बायो लाइफ और लोगस स्टडी से बना है। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने किया था। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉस्केन से हुई है। इसका अर्थ है चरवाही करवाना। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटारम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। एरिस्टोटल, जो अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, इन्होंने अपनी जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी एक पुस्तक थी, नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना और स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। एनाटॉमी। पहली है एनाटॉमी, जंतु और पौधों की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री, जैविक पदार्थों के रसायन का पदार्थ के रसायन का रासायनिक संगठन, प्रकृति निर्माण की प्रवृत्ति, यानी ये जैविक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन है बायोकेमिस्ट्री। साइटोलॉजी, कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। इकोलॉजी, जंतु एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी, जीवों के जन्म लेने तक की परिवर्तन अवस्थाओं का अध्ययन, ये एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंडोक्रिनोलॉजी, जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन की क्रियाविधि का अध्ययन, एंडोक्रिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। एवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति और क्रमिक विभेदीकरण या जाति की उत्पत्ति का अध्ययन एवोल्यूशन के थ्रू आता है। हिस्टोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत संक्रमण के प्रति जीवों की प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोबायोलॉजी, स्वच्छ जलीय झीलों, तालाबों, धाराओं का अध्ययन लिम्नोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। मॉर्फोलॉजी, जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। पॉलियोलॉजी, जंतुओं के जीवाश्म की अध्ययन किया जाता है पॉलियोलॉजी के अंतर्गत। फिजियोलॉजी, जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रेडियोबायोलॉजी, जीवन पर रेडियो सक्रियता के प्रभावों का अध्ययन रेडियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टैक्सोनॉमी, जीवों का वर्गीकरण एवं उनका अन्य जीवों के साथ उद्विकासीय संबंध का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जियोग्राफी, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन जियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। जूपैथोलॉजी, जंतुओं के रोगों का अध्ययन जूपैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं होती हैं, स्पेशलिफाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक्रोलॉजी, टिक्स एवं माइट का अध्ययन एक्रोलॉजी के अंतर्गत। एग्रीकल्चर, कृषि का अध्ययन एग्रीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एंजियोलॉजी, धमनी एवं स्राव सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन यानी बैक्टीरियाओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में। ब्रायोलॉजी, मॉसेस, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी में किया जाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, दिल का अध्ययन हमारा कार्डियोलॉजी के थ्रू किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, शारीरिक त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, परजीवी का संक्रमण या व्यापक रोगों का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी। एथनोलॉजी, मानव जाति का अध्ययन एथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इटियोलॉजी, रोग के कारण का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। गायनोकोलॉजी, मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन।
कैलोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेप्रोलॉजी कोढ़ का अध्ययन किया जाता है, जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, जैसे कोढ़ होने लगता है, कोढ़ की एक बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण होती है, ये लेप्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिर्मिकोलॉजी मिर्मेकोलॉजी चींटियों तथा चींटीखोरों का अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी वृक्क का अध्ययन। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ओलॉजी पक्षियों के अंडों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन यानी कि अस्थियों का अध्ययन अस्थि यानी हड्डियाँ। पैलेंटियोलॉजी जीवाश्म में उनके वितरण का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। राइनोलॉजी नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन। सीरोलॉजी सीरम का अध्ययन। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। टर्माइटोलॉजी दीमक का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी औषधि एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले पदार्थों का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत औषधियों एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। थेराप्यूटिक्स रोग ठीक होने का विज्ञान है। टोफ्रोलॉजी पोषण का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। जूफाइटोलॉजी जीवों के ढेर सारे जैसे कि डायटम्स का अध्ययन किया जाता है। ड्रिफ्टिंग लॉजी किण्वन का अध्ययन। ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। शरीरिकी में पौधों की संपूर्ण आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी में पौधों व उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव व इसके विपरीत पौधे व उसके समुदाय का वातावरण प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है परिस्थितिकी में। केंद्रक विज्ञान कायरोलॉजी केंद्रक संबंधी रचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट साइकोलॉजी सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप भूगोल प्लांट जियोग्राफी पादप भूगोल यानी प्लांट जियोग्राफी में भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है। पादप प्रजनन विज्ञान अच्छे प्रकार के बीजों एवं फसलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान में पौधों के रोगों के कारण व उपचार का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में प्राचीन समय के पौधे जो अब जीवित नहीं है उनकी आकृति पत्थरों की चट्टान में छाप के रूप में है। इस शाखा के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन में जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव भौतिकी में भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी में भोज्य पदार्थों के वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण भंडारण तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक पदार्थ का जोड़ना अलग करना अथवा किसी प्रकार का बदलना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षणों का समावेश हो आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑलरीकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन। ऑलरीकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास का देखरेख का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में आर्बोरिकल्चर में सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधियाँ देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प व फल देने वाले वृक्षों व बागों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में ये थोड़ा गलत दे रखा है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा गलत दे रखा है थोड़ा सा। बैक्टीरियोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन नहीं किया जाता है।
बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किया जाता है पुष्पों का अध्ययन। क्रायोलॉजी में सजीवों में शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। आइए इनके बारे में, विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सजीव और निर्जीव की विशेषताएं। कोशिकीय संरचना जीवधारी कोशिकीय संरचना जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं में जीवद्रव मौजूद रहती है। कोशिकीय संरचना जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं में जीवद्रव मौजूद रहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म मौजूद रहते हैं। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, इसमें संपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं का समावेश होता है। इस प्रक्रिया में संरचनात्मक तथा अवसंरचनात्मक अपचय प्रक्रियाएं शामिल हैं। श्वसन, ये सजीव के अंदर सजीव श्वसन जीवधारी जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु जैविक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। सजीव जो पोषण पाते हैं, इसके द्वारा सजीव जैविक खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं जिसका शारीरिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। सजीव का उत्सर्जन बचे हुए खाद्य पदार्थों को मूल रूप से उत्सर्जन बचे हुए खाद्य पदार्थों का मूल मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। सजीव जो है बचे हुए खाद्य पदार्थों का मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। वृद्धि उन पदार्थों को ग्रहण करने से होता है जो शरीर में नहीं पाए जाते। गति श्वसन क्रिया के दौरान पैदा की गई आंतरिक ऊर्जा से गति प्राप्त होती है। उत्तेजनशीलता, अपने लाभ के लिए सजीव उद्दीपन की स्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। जनन, सजीव अपने ही समान जीव पैदा करते हैं, इससे नई जातियों तथा नस्लों का सृजन होता है। इनका जीवन चक्र सजीवों में जन्म, वृद्धि, जनन तथा मरने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। निर्जीव कोशिकीय संरचनाएं होती है। निर्जीव में कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती। निर्जीव में कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती, जबकि सजीव में होती है। जीव द्रव के रूप में मौजूद रहती है सजीव में कोशिकीय संरचनाएं। उपापचय, निर्जीव में यह प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। निर्जीव श्वसन कैसे करते हैं? निर्जीव जलने पर शीघ्र ही ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, परंतु उसका स्वयं उपयोग नहीं करते। निर्जीव पोषण कैसे पाते हैं? निर्जीव खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते। उत्सर्जन, निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है। वृद्धि, निर्जीव में वृद्धि उन पदार्थों से होती है जिससे वे बने होते हैं। गति, निर्जीव में गति का बाह्य बल लगने के उपरांत होता है। उत्तेजनशीलता, निर्जीव अपने स्वयं लाभ के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते। जनन, निर्जीव में किसी भी प्रकार के जनन की प्रक्रिया नहीं होती, वे यांत्रिक रूप से विघटित होते हैं। जीवन चक्र, निर्जीव में इस प्रकार की पद्धति मौजूद नहीं होती। ये जानते हैं कोशिका किसे कहते हैं। जीवित जीवों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका लैटिन शब्द का एक जिसका अर्थ है छोटी कोठरी। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। कोशिकांग, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 मुख्य अंग होते हैं: प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्रोटीन या लिपिड से बने होते हैं। जीवित पतली एवं लचीली झिल्ली होती है। और कोशिकीय जीव, जिनकी शारीरिक संगठन में एक भी कोशिका नहीं होती, उन्हें अकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे विषाणु यानी वायरस। कोशिकीय जीव जिनके शारीरिक संगठन में कोशिका पाई जाती है उन्हें कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे या पादप और प्राणी या जंतु। कोशिकीय जीवों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है: प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आइए प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। इसके कोशिका का आकार प्राय छोटा यानी 5 से 10 माइक्रोन का होता है। इसके कोशिका का आकार प्राय छोटा होता है जो 5 से 10 माइक्रोन का होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र या केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है। इसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें केंद्रिका और अनुपस्थित होती है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, सूत्रीय विभाजन नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका का आकार प्राय बड़ा होता है, 1 से 100 तक का होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक पदार्थ झिल्ली से घिरा होता है। इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड
प्लास्टिड, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, पैराक्सोसोम इत्यादि उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। विसरण पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। आइए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जानते हैं। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। एंडोप्लाज्मिक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में होता है। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के होते हैं। गोल्जिकाय नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गोल्जिकाय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है गोल्जिकाय। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। लाइसोसोम नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होता है। डीएनए एकल सूत्र रूप में होते हैं प्रोकैरियोटिक में, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं यूकैरियोटिक में। कशाभिका केवल एक तंतु वाला होता है और यूकैरियोटिक में 11 तंतु वाले होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होता है और उसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थायराइड में होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। विसरण जल तथा गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परासरण ऑस्मोसिस, परासरण जिसको बोलते हैं। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं की गति उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होती है। परासरण केवल द्रव माध्यम से होता है। परासरण में केवल विलायक अणुओं की गति शामिल होती है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा जल अणुओं की गति उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होती है। परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है। परासरण में केवल विलायक अणुओं की गति शामिल होती है। विसरण किसी भी माध्यम में हो सकता है। विसरित होने वाले अणु ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। प्राणी कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर। प्राणी कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है और पादप कोशिका अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है। प्राणी कोशिका केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। प्राणी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यानी प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, और पादप कोशिका में प्लास्टिड सामान्य रूप में मौजूद रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहते हैं। प्राणी कोशिका में कोशिका द्रव में अधिकतर धानियाँ छोटी होती हैं। केंद्रीय पादप कोशिका में केंद्रीय स्थान वृहत धानी से भरा हुआ होता है। कोशिका द्रव परिधि के साथ होता है। प्राणी कोशिका में प्रमुख व बहुत जटिल गोल्जिकाएं केंद्रक में होती है, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण कई छोटी इकाइयों में होती है, जिन्हें सामान्यतः डिक्टियोसोम भी कहते हैं। प्राणी कोशिका सेंट्रोसोम व तारक केंद्र होते हैं। प्राणी कोशिका में सेंट्रोसोम व तारक केंद्र होते हैं। सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रोमेयर जिसको बोलते हैं। सेंट्रोसोम व तारक यानी सेंट्रोमेयर होते हैं प्राणी कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में इनके स्थान पर 2 साफ छोटे क्षेत्र होते हैं। इन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली यह कोशिका का बाह्य आवरण है। यह अजीवित पदार्थ सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है तथा जल के लिए परागम्य होती है। यह कोशिका की सुरक्षा करती है तथा ऊतकों को दृढ़ और मजबूत बनाती है। कोशिका झिल्ली यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी तथा पादप कोशिका भित्ति के अंदर स्थित झिल्ली होती है। यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर स्थित झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काइटिन की ग्लूकन्स की बनी होती है, जिसे पॉलीसेकेराइड
कहते हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, काइटिन की और ग्लूकन्स की बनी होती है। ठीक। कोशिका भित्ति, कोशिका का सजीव भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, अंतःप्रद्रवी जालिका, सूत्रकणिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम सिर्फ प्राणियों में, प्लास्टिड सिर्फ पादपों में होते हैं। कोशिका और सजीव का भाग होता है, सिर्फ पादपों में होते हैं प्लास्टिड। केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्राभ, न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमैटिन, फाइबर। कोशिका का निर्जीव भाग है कोशिका भित्ति, सिर्फ पादप में, रक्तधानी होती है, वसा ड्रॉपलेट होता है, कणिका होती है। केंद्रक, यह कोशिका द्रव के केंद्र में गोलाकार या अंडाकार का आकारों में पाई जाती है। केंद्रक, यह केंद्र कला में घिरी होती है। इसमें केंद्रक द्रव केंद्र में तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक की बाह्य झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी, केंद्रक की बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी रहती है। इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की लाल रुधिर कणिकाएं व पौधों में चालनी नालिका कोशिका। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है, जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन मूलतः प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सुगड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र, यह क्रोमैटिन की बनी सूत्राकार संरचना है। कोशिका में इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। ये क्षारीय रंजकों से रंगी जाती है। सटन तथा बाउरी के अनुसार गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। गुणसूत्र में उभरे हुए मोतीनुमा स्थान क्रोमोमियर यानी जीन कहलाते हैं। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन वंशागति की पहली इकाई है जो जैविक लक्षण निर्धारित करती है। गुणसूत्र की संरचना में हिस्टोन प्रोटीन 11% होता है, सरल प्रोटीन 14% होता है, अम्लीय प्रोटीन 65% होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन जो कि डीएनए 10% तथा आरएनए 2.3% होता है। कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, राउंड वर्म में 2 होते हैं गुणसूत्र, मच्छर में 6 होते हैं, मेंढक में 26 होते हैं, चूहों में 42 होते हैं, जोड़े में होते हैं ये सब। मनुष्य में 46 जोड़े होते हैं, गोल्डफिश में 100 यानी 100 होते हैं, सूर्यमुखी में सनफ्लावर 34 होते हैं, मटर में 14 होते हैं, मक्का में 20 होते हैं और चावल में 24, प्याज में 16 और गिनी पिग में 66 होते हैं। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यह राइबोसोम शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक तथा फॉस्फेट के अणुओं से बनी न्यूक्लियोटाइड की सरल श्रृंखला है। यह राइबोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक तथा फॉस्फेट के अणुओं से बनी न्यूक्लियोटाइड की सरल श्रृंखला है। आरएनए अणु का निर्माण डीएनए अणु से अनुलेखन द्वारा होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है जो पेंटोज शर्करा है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। इसमें यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, इसमें मिलते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य डीएनए पर उपस्थित संदेशों का अनुवादन करना होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए यह राइबोसोम में पाया जाता है। टीआरएनए यह एमआरएनए के कूट को पहचानकर उसके अनुरूप अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक छोड़ता है। एमआरएनए एक संदेशवाहक होता है। एमआरएनए एक संदेशवाहक होता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है एमआरएनए। नेक्स्ट जानते हैं डीएनए के बारे में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एंटी पैरेलल क्रम में जुड़कर एक कुंडलित संरचना बनाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट जटिल संरचना का है जो पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनी क्षारक के मिलकर बनती है। क्षारक इसमें प्योरिन यानी कि एडेनिन, ग्वानिन तथा पिरिमिडीन जो कि थायमिन, साइटोसिन जो होते हैं इसमें होते हैं। यानी क्षारक इसमें प्योरिन तथा मिरिमिडीन और ये मिरिमिडीन होते हैं, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। इनको बोलते हैं हम एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन जो इसमें मौजूद होते हैं। इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है। इसमें फॉस्फेट अणु 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है, जिसके फलस्वरूप फॉस्फोडाइस्टर बंध का निर्माण होता है। डीएनए की संरचना वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में की थी। इनके अनुसार द्विकुंडलीय संरचना होती है, डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है।
इसके A इज इक्वल टू TC, इसमें A में 2 बॉन्ड होते हैं और A और T में 2 बॉन्ड होते हैं, C और G में 4 बॉन्ड होते हैं, से जुड़े होते हैं। A यानी कि 2 बॉन्ड वाला एडेनिन होता है, A और T ये 2 बॉन्ड वाले होते हैं, एडेनिन होता है। थायमिन में C, थायमिन हमारा C होता है, जिसमें थायमिन और साइटोसिन इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन इसमें भी 2 बॉन्डिंग होती है। इसमें 2 निकटस्थ क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एम्पियर होती है, एंगस्ट्रम होती है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। डीएनए और आरएनए में अंतर। इसकी संरचना में 2 सूत्र पाए जाते हैं। डीएनए की संरचना में मुख्य रूप से केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है। यह आनुवंशिक पदार्थ है तथा इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुख्य रूप से केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है। आइए डीएनए और आरएनए समझते कौन है। ये तो हो गया हमारा डीएनए और ये है हमारा आरएनए। ठीक, डीएनए की संरचना में 2 सूत्र पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र भी पाया जाता है, जबकि आरएनए की संरचना में एकल सूत्र पाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए यह आनुवंशिक पदार्थ है तथा इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। कि आरएनए यह आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। ये एक मैसेंजर की तरह होता है आरएनए, ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए थायमीन नामक पायरोमिडीन में क्षार पाई जाती है। इसमें थायमीन नामक पायरोमिडीन क्षार पाई जाती है डीएनए में। आरएनए में इसमें यूरासिल नामक पायरोमिडीन क्षार पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका द्रव यह एक अर्ध तरल जेलीनुमा जैविक जीवित पदार्थ है। कोशिका द्रव यह एक अर्ध तरल जेलीनुमा जीवित पदार्थ है। यह स्वभाव में कोलाइडी होता है। यह कोशिका में जैविक कार्य करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जल, न्यूक्लिड अम्ल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। साइटोसोल यह कोशिका द्रव का विलेय भाग है। राइबोसोम सघन गोलाकार तथा दानेदार कण होते हैं जो मैट्रिक में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं अथवा अंतःप्रद्रवी जालिका से संलग्न रहते हैं। राइबोसोम के प्रमुख अवयव राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन हैं। राइबोसोम में लिपिड अनुपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को स्थान देना तथा जोड़ना होता है। राइबोसोम में लिपिड अनुपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को स्थान देना तथा जोड़ना होता है। इसकी खोज पैलेड ने 1955 में की थी। 70 राइबोसोम प्रोकैरियोट में तथा 80 राइबोसोम यूकैरियोट में मिलता है, जबकि 77 राइबोसोम कवक के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा 60 जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। चलिए जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज तथा आविष्कार। जेनसन तथा हाउंस ने 1658 में कोशिका के संबंध में पहला विवरण दिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका नाम का प्रतिपादन किया। A.V. ल्यूवेनहॉक ने 1673 में साधारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1828 में कोशिका का ब्राउनियन गति यानी कि ब्राउनियन मोमेंट की खोज की। एम जे शिल्डन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। टी श्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्राणियों के अध्ययन के लिए उपयोग किया। J.E. पुरकिंजे ने 1840 में कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। आर वर्चाउ ने 1855 में प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, ये बतलाया। शुड्स ने 1861 में कोशिका को सजीव की संज्ञा दी तथा प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना। एम नॉल तथा ई रुस्का इन्होंने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की।
J.D. वॉटसन तथा H.F. क्रीक ने, वॉटसन और क्रीक जिनको बोलते हैं, इन्होंने डीएनए 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया। लाइसोसोम के बारे में जान। लाइसोसोम कोशिका का आधा अपशिष्ट निपटने वाला अंग है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट से निपटने वाला अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके वो कोशिका को साफ करते हैं। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका के अंगों को टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने 1955 में की थी। ये जल अपघटनीय विकर यानी एंजाइम से भी भरी थैलियाँ हैं। इन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली जिसको कहते हैं, ये लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका की जीव द्रव में पाए जाने वाले दानेदार पदार्थों के छोटे समूह हैं। अल्बर्ट कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। 1894 में ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। यह दोहरी परत वाली संरचना है। बाह्य परत चिकनी तथा अंदर की परत में अंगुलियों के समान अंतर्वलन मिलते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 पार्टिकल अथवा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र क्रिस्टी की सतह पर F1 पार्टिकल अथवा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र श्वसन श्रृंखला अभिगमन तंत्र मिलता है। यह ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में भाग लेता है। कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाए जाते हैं। लवक यानी प्लास्टिड्स, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार है: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। चलिए हरित लवक के बारे में पहले जानते हैं। इनमें एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण में सहायता करता है। इसकी खोज शिम्बर ने 1864 में की थी। हरित लवक में मैग्नीशियम आयन होता है, जो प्रकाश का अवशोषण करता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। इसके ग्रैना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। प्रकाशीय क्रिया में जल के अपघटन से ऊर्जा निकलती है तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। भोजन बनाने के दायित्व होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। वर्णी लवक, ये नीले, काले अथवा पीले रंग के होते हैं, परंतु इनका रंग हरा नहीं होता। यह पौधों की पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। अवर्णी लवक, ये रंगहीन होते हैं तथा पौधों के प्रकाश से दूर वाले भागों में पाए जाते हैं। ये तने, शाखाओं तथा पत्तियों में हरे रंग की होते हैं। यह स्टार्च, प्रोटीन का और वसा का संग्रहण करते हैं। रिक्तिकाएँ, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव में बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। ये कोशिकाओं को आकृति, स्वीति तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। विभेद्योतकों में रसधानियों का पूर्णतः अभाव होता है। कोशिका विभाजन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका चक्र 2 कोशिका विभाजन के बीच विभिन्न घटनाक्रमों के श्रृंखलाबद्ध चरणों की सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र 2 कोशिका विभाजन के बीच विभिन्न घटनाक्रमों के श्रृंखलाबद्ध चरणों की सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभाजित करते हैं: जीवन अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था। जीवन अवस्था में RNA तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है। S अवस्था में DNA संश्लेषण की अवस्था होती है। G2 अवस्था में विभाजन की तैयारी होती है। M अवस्था, इस अवस्था में कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं: समसूत्री विभाजन और कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं: समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में जानते हैं। खोज W फ्लेमिंग ने की थी समसूत्री विभाजन की। इसमें 2 समरूप कोशिकाएं बनती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। प्रोफेज गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। मेटाफेज केंद्र की ओर केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र छोटा हो जाता है तथा कोशिका के मध्य में अवस्थित हो जाता है। एनाफेज गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र कोशिका के ध्रुव की तरफ विस्थापित होना शुरू कर देता है। टेलोफेज गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट होते हैं और 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं।
कोशिका मध्य रेखी संकुचन से विभाजित हो जाता है। दो समसूत्री विभाजन के बीच की विश्राम या अविभाजित अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज बिजमैन ने की थी। यह केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में विभाजित हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यह विभाजन का पहला भाग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह निम्न अवस्थाओं में विभाजित है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसी की तरह है ये भी। यह विभाजन का पहला भाग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह निम्न अवस्थाओं में विभाजित है। प्रोफेज फर्स्ट, इसमें समजात गुणसूत्रों के आपस में जोड़े बन जाते हैं और इनमें क्रोमेटिन पदार्थ की अदला बदली होती है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यह सबसे लंबी अवस्था है। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। समजात गुणसूत्र के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज, समजात जोड़ों में से एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव की तरफ और दूसरे ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की संख्या का आधा ही प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचता है। टेलोफेज फर्स्ट, आधे गुणसूत्र वाले दो केंद्रक बनते हैं। कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इसमें सारी क्रिया समसूत्री विभाजन के समान होती है। आइए जानते हैं टिश्यू के बारे में। ऊतक, समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक, विभ्यजोतक ऊतक, विभ्यजोतकों की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं। पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में सहायता करती है। इसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। पौधों में लंबाई वृद्धि सिरस्थ विभ्यजोतक के द्वारा होती है। कैम्बियन तथा कॉर कैम्बियन पार्श्वीय विभ्यजोतक के उदाहरण हैं। स्थायी ऊतक, विभ्यजोतकों की कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं, उसके बाद विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत अथवा जीवित या मोटी भित्ति वाली होती है। सरल स्थायी ऊतक, यह एक कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल स्थायी ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिका की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक की आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय करना है। क्लोरेन्काइमा हरित लवक यानी क्लोरोफिल रखने वाले पैरेन्काइमा ऊतक हैं। इनका प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। यानी क्लोरेन्काइमा हरित लवक क्लोरोफिल रखने वाले, यानी हरित लवक जो होते हैं क्लोरोफिल रखने वाले, हरित लवक क्लोरोफिल को ही बोलते हैं, रखने वाले पैरेन्काइमा ऊतक हैं। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल रखने वाले पैरेन्काइमा ऊतक हैं। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। कॉलेन्काइमा ये ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करती हैं। इस ऊतक का आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी है। स्क्लेरेन्काइमा, इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। कोशिकाओं के बीच कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। दृढ़ कोशाएं अखरोट, नारियल तथा लेग्यूमिनेसी कुल के बीजों के ऊपर यही कोशिकाएं कठोर बीजावरण का निर्माण करती हैं। नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव इसके गूदे में उपस्थित दृढ़ कोशाओं के कारण ही होता है। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा स्थूल कोण ऊतक को दिया जाता है। सुरक्षात्मक ऊतक, इसके अंतर्गत बाह्य त्वचा या अधिचर्म तथा कॉर्क आते हैं। स्टोमेटा, इनमें छोटे छोटे रंध्रों की उपस्थिति के कारण पत्ती की बाह्य त्वचा कुछ स्थानों पर सतत नहीं होती है। जटिल तथा स्थायी ऊतक, यह ऊतक एक में अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम यह संवहन ऊतक है तथा यह जल का संवहन पौधे और शीर्ष के भाग तक करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है: वाहिका, दारुमृदुक और दारुद्रोणोतक, इनको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा।
फ्लोएम यह भी संवहनोतक है। यह पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह 4 कोशिकाओं का बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, पोषवा मृदुतक, पोषवा तंतु। भूमिगत तने अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि कंद में जैसे हमारे आलू आ गया, शलकंद जैसे कि प्याज, लहसुन और लिली हो गया, धनकंद जैसे कि बंडा, अरबी, जिमीकंद, केसर। प्रकंद में जैसे हमारे हल्दी, अदरक। अर्धवायवीय रूपांतरित तना, ऊपरी भूस्तारी जैसे ब्राह्मी, ब्यूटी, दूब, घास आदि, ये हमारे अर्धवायवीय रूपांतरित तने हैं, तनों के रूपांतरण है। स्टोलॉन जैसे अरबी, स्ट्रॉबेरी। भूस्तारी जैसे कि जलकुंभी, पीस्टिया। अंतभूस्तारी जैसे कि सेवंती, गुलदाउदी। वायवीय रूपांतरित तना, स्तंभ प्रतान जैसे अंगूर, कुकुराबिटा आदि। स्तंभशूल जैसे कि नींबू, बेर। पर्णाभ स्तंभ जैसे कि नागफनी, कैक्टाई। पर्णप्रकालिका, बुलबिल्स भी जिसको बोलते हैं, जैसे कि लहसुन, रतालू, अनन्नास। जंतु ऊतक कार्य के आधार पर जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जंतु ऊतक में कार्य के आधार पर जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, ये ऊतक जंतु की बाहरी सतह या आंतरिक गुहाओं की आवरण बनाते हैं। वे विभिन्न आकृति तथा माप के होते हैं। रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह, लसिका वाहिनियों, हृदयावरण, पेरियोटिनियम, प्लूरा, वोमेन, कैप्सूल, हैनले, लूप तथा फेफड़ों की एल्वियोलाई सरल सल्की उपकला ऊतक से बना है। वृषणों के शुक्रजनन नलिकाओं, सीलियरी बॉडी, नेत्र की आइरिस त्वचा की स्वेद ग्रंथियां सरल घनाकार उपकला ऊतक से बना है। पित्ताशय की आंतरिक सतह, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां आदि सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक का बना है। संयोजी ऊतक, इसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। यह अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है। संयोजी ऊतक, इसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। यह अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है। यह अधात्री जैसी तरल, समघन या कठोर हो सकती है। अंगों में विभिन्न ऊतकों के परासर संयोजित रखना इसका मुख्य कार्य है। कुछ संयोजी ऊतक वसा का संचय करते हैं, जैसे एडिपोज ऊतक। कंकालीय संयोजी ऊतक शरीर को सहारा देती हैं, जैसे हड्डियाँ और उपहड्डियाँ, यानी कि उपास्थियाँ और हड्डियाँ, अस्थियाँ और उपास्थियाँ। तरल संयोजी ऊतक शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती हैं, जैसे रक्त और लसिका। अस्थि मज्जा रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं। संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहयोग करता है। अस्थि यानी दृढ़ होती है, यानी कि बोन जिसको हड्डी बोलते हैं, दृढ़ होती है। और उपास्थि जो होती है हमारी कार्टिलेज, ये लचीलापन पाया जाता है। अस्थि में दृढ़ कैल्शियम की मौजूदगी के कारण होती है। दृढ़ता कैल्शियम की मौजूदगी के कारण होती है। उपास्थि में कैल्शियम की कमी होती है। अस्थि में इसका मौजूदगी व्यापक है, उपास्थि में मौजूदगी सीमित। अस्थि में संपूर्ण शरीर के अंग हैं। उपास्थि में नाक की चोटी, बाह्य कान, कंडरा यानी टेंडन शक्तिशाली होते हैं, पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। इन वस्तुओं का निर्माण निकटवर्ती संयोजी ऊतक से स्त्रावण के कारण होता है। स्नायु नर्म होते हैं। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। इनका निर्माण संयोजी ऊतक के स्त्रावण के कारण होता है। आइए जानते हैं तीसरे ऊतक के बारे में, पेशीय ऊतक। ये लंबी कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। इसे पेशीय फाइबर, पेशीय रेशा कहते हैं। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। हमारे शरीर के 40 से 50% भाग का निर्मित पेशियों द्वारा ही होता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रैखिक पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ एवं ह्युदक पेशियाँ। चलिए जानते हैं पेशीय ऊतकों का तुलनात्मक अध्ययन। पहले जानते हैं रेखीय कंकालीय पेशी। रेखित या कंकाल पेशी। रेखित पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है तथा गति प्रदान करती है। यह इच्छानुसार कार्य करती है। लंबी बेलनाकार व अशाखित स्वरूप होते हैं। हल्के व गहरे रंग के बंद मौजूद रहते हैं। असंख्य केंद्रक पेशी के बाहरी सतह पर रहते हैं। अरेखित पेशी। अरेखित पेशी के बारे में जानते हैं, यानी कि अनस्टिटेटेड मसल्स। आंतरिक अंग, आमाशय, मूत्रवाहिनी अंगों की भित्ति में मौजूद रहती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। लंबी व तर्क रूपी स्वरूप
होते हैं, कोई बंद नहीं होते, सिर्फ एक केंद्रक भाग मध्य भाग में उपस्थित रहता है। हृदय पेशी यानी हृदय पेशी जिसे कार्डियक बोलते हैं, हृदय में मौजूद रहती है, स्वतंत्र से कार्य करती है, तर्करूपी नहीं होते हैं, हल्के बंद उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्राय कभी कभी 2 केंद्रक होते हैं। तंत्रिका ऊतक, ये हमारे शरीर में तंत्रिकाएं संदेशों को प्रेषित करने के लिए विशिष्टीकृत होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु या तंत्रिकाएं सभी ऊतकों की बनी होती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जीवित जीवों में विविधता। विविधता यानी डाइवर्सिटी। पृथ्वी पर विभिन्न आकारों और प्रकारों के जीव पाए जाते हैं। विशेषतः यह कोई पौधा हो, प्राणी हो अथवा रोगाणु जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि हो, अपने में विशेषता लिए होते हैं। जीवों में इस प्रकार की विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जंतुओं और पौधों को उस भौगोलिक क्षेत्र के जैव विविधता कहा जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप बायोडाइवर्सिटी होता है, जैसे कि जिसको जैव विविधता भी बोलते हैं। यह शब्द वॉल्टर जी रोजन ने द्वारा 1986 में निर्मित किया गया। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके आवास सामान्यतः स्थल, जल तथा वायु के आधार पर किया था। वर्गीकरण निश्चित संबंधों के आधार पर जीवों को समूहों में व्यवस्थित करने की पद्धति को वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण विशाल संख्या में पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पौधों और जंतुओं के बीच विभिन्नताएं या असमानताएं सुस्पष्ट हैं। पौधे स्थिर यानी अचल होते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और पौधे अनिश्चित रूप से भी बढ़ते हैं, जबकि जंतु प्राय चलते फिरते हैं। भोजन के रूप में पौधों को जंतुओं को खाते हैं और एक निश्चित आकार प्राप्त करने के बाद उनके शरीर की वृद्धि रुक जाती है। वर्गीकरण के द्विजगत पद्धति का विकास कैरोलस लिनियस ने 1758 में किया था। इनके अनुसार जीवित जीवों को 2 जगत में विभाजित किया जा सकता है, पादप और जंतु। कुछ आम पादप एवं जीवों के द्विपक्षीय नाम हैं, जैसे कि चाइना रोज, हिबिस्कस वंश के होते हैं चाइना रोज। मनुष्य होमो यानी होमोसेपियंस, जाति हमारी, वंश हो गया होमो और जाति होगी सेपियंस। ऐसे चाइना रोज का वंश हो गया हिबिस्कस और जाति होगी रोजा साइनेसिस। बरगद हमारा फिकस वंश का है, जाति है बेगालेनेसिस की। बिल्ली है फेलिस, जिसे फेलिस फैमिलियरिस बोलते हैं, और इसकी जाति है डोमेस्टिकस की। मेंढक है राना टिग्रीना, इसको बोलते हैं, ये टिग्रीना जाति का है। ऐसे बिल्ली फेलिस है और ये डोमेस्टिकस है। E.H. हैकल ने एक कोशिकीय जीवों के लिए तीसरे जगत प्रोटिस्टा को प्रस्तावित किया। एक कोशीय जीव जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, कोशिकीय शैवाल, ऊतक रहित बहुकोशिकीय जीव जैसे शैवाल तथा कवक होते हैं। रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में जीवाणुओं जो कि प्रोकैरियोटिस हैं के लिए चौथे जगत मोनेरा और कवकों जिनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यूकैरियोट्स और अपना भोजन अवचूषण से प्राप्त करते हैं, उसके लिए 5वें जगत फंजाई प्रस्तावित किए। इनके द्वारा प्रस्तावित 5 जगत पादप जंतु प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक हैं। वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। विटेकर ने 1959 में जीवित जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया है। जगत मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल आते हैं। जगत प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिका यूकैरियोटिक जीव प्रोटोजोआ, फंजी, एल्गी आते हैं। जगत प्लांटी, बहुकोशीय हरे पेड़ पौधे तथा शैवाल आते हैं, इसमें आते हैं। जगत एनिमेलिया, इसमें जंतु आते हैं। जगत प्लांटी, इसमें पादप आते हैं। स्वार्ज ने 5 जगत वर्गीकरण को संशोधित किया। इसके अंतर्गत एक प्रोकैरियोटिक जगत प्रोकैरियोटी और 4 यूकैरियोटिक जगत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल होते हैं। मोनेरा, इस जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, जिससे जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाणु, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। ये सर्वव्यापी होते हैं एवं प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं। इस जगत के जीव पोषण की दृष्टि से
स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस दंडाकार तथा स्पाइरल कोमा की तरह दिखते हैं। जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं तथा अकेले या समूहों में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, जैसे एक कोशिकीय शैवाल, डायएटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। फंजाई, ये विषमपोषी एकैरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बन पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशीय क्षमता प्राप्त करते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो यीस्ट मशरूम कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्लांटी, इस जगत में यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। इनमें जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके अंतर्गत हरे, लाल, भूरे शैवालों, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म समूह के पौधे आते हैं। थैलोफाइटा, इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता। शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। लाइकेन शैवाल तथा कवक पर सहजीवी होता है। ब्रायोफाइटा, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप, तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जैसे मॉस, मार्केशिया। टेरिडोफाइटा, इस वर्ग के पौधों को शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए मर्सीलिया, हॉस्टेल और फर्न आदि। जिम्नोस्पर्म, यह ग्रीक शब्दों में जिम्नो जिसका अर्थ है नग्न और स्पर्म जिसका अर्थ है बीज से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म, इन पौधों के बीज बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, उदाहरण पाइनस तथा साइकस। एंजियोस्पर्म, यह ग्रीक शब्दों में एंजियो जिसका अर्थ ढका हुआ और स्पर्मा जिसका अर्थ बीज से मिलकर बना है। एंजियोस्पर्म, इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस तथा साइकस। एनिमेलिया, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थिति नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इन्हें साधारणतः स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जैसे साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला आदि। सेलेंट्रेटा, ये जलीय जंतु हैं। इनका शरीर संगठन उत्कीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूहों में रहती हैं और कुछ एकाकी होती हैं, जो हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि। प्लेटीहेलमिंथेस, ये ट्रिप्टोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ये परजीवी होते हैं। आहार नाल केवल मुंह द्वारा बाहर खुलता है। फीताकृमि में आहार नाल से टेपवर्म बोलते हैं। आहार नाल अनुपस्थित होता है। श्वसनांग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते। ये उभयलिंगी जंतु हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। निमेटोडा, ये भी त्रिकोरक जंतु है तथा इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कुटलीसोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी
त्रिकोरिकी होती है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि। आइए कृमि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटी रिबन नुमा अखंडित शरीर वाले होते हैं। द्विपार्श्विक समिति होती है। त्रिकोरिकी होते हैं। देह गुहा का अभाव होता है। आहार नाल में एकल द्वार जिससे कि मुख तथा निकास द्वार होता है। उदाहरण जैसे लीवर, फ्लूक। आइए नेमाटोड मुलायम गोल व बेलनाकार शरीर, द्विपार्श्विक समिति, त्रिकोरिकी होते हैं। आंशिक देह गुहा मौजूद होता है। आहार नली में मुख्य एवं निकास द्वार अलग अलग होते हैं। हुकवर्म जिसको बोलते हैं एनालिडा, मुलायम शरीर में रिंग समान खंडन, द्विपार्श्विक समिति, त्रिकोरिकी, पूर्ण देह गुहा मौजूद होते हैं। आहार नली दोनों तरफ से खुली हुई होती है एनालिडा में। सैंडवर्म जिसको बोलते हैं हम, ये एनालिडा के अंतर्गत आते हैं। एनालिडा इस वर्ग के जंतु की शरीर द्विपार्श्विक समिति, त्रिकोरिकी तथा खंडित होता है। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। यह जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, जैसे केंचुआ, नैरिस, जोंक आदि एनालिडा के अंतर्गत ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर द्विपार्श्विक समिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा खंडित होते हैं। इनके देह गुहा में रक्त भरा होता है। आर्थ्रोपोडा में जैसे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े आदि ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का इनमें भी द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुली संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे घोंगा, सीप आदि ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक में इकाइनॉक्स अर्थ है जाहक यानी हैजहॉग तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। इनमें देह गुहा विकसित होती है। इनमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र होता है, जो प्रचलन तथा संवहन में सहायक होता है। ये एकलिंगी होते हैं, जैसे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन आदि। ये एकलिंगी होते हैं, जैसे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन आदि। प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्विक सम्मित त्रिकोरिकी एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं। ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड दंड की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। और प्रोटोकॉर्ड जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड की नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु है, जैसे वेलनलॉन्गस, वेलेनांग्लोसस, हर्डेमेनिया, एम्फियोकस आदि। वर्टिब्रेटा इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेट द्विपार्श्विक समिति, त्रिकोरिकी देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलिया, कशेरुक, दंड और मेरुरज्जु, त्रिकोरिकी शरीर, देह गुहा। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। मत्स्य ये मछलियाँ समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विपक्षीय होता है। ये अंडे देते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मत्स्य। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विपक्षीय होता है, यानी 2 चैम्बरों वाला होता है। ये अंडे देती है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल हड्डी का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू। समुद्री मछलियों में सबसे छोटी मछली ड्वार्फ गोबी है। दिन के समय में एक्टिव रहने वाले जंतु स्टाइवेटर्स कहलाते हैं। स्काइलियोडान भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है। इसे डॉग फिश भी कहते हैं। टॉर्पेडो विद्युत मछली है, यानी जो करंट मारती है वही टॉर्पेडो मछली है।
जल स्थलचर ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर स्लेम ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है, यानी 3 चैम्बरों वाला हृदय होता है। इनका 3 हार्ट चैम्बर होते हैं जल स्थलचर में। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेंढक, सैलामेंडर, टॉड आदि। उभयचर के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है। सरीसर्प, अब ये इसके उदाहरण दे रखे, जैसे सुफेनस, सीपिया, संघ मोलस्का, पिशाच मीन, ऑक्टोपस, संघ मोलस्का, तारामीन यानी स्टारफिश, एस्टिएसिस बोलते हैं इसको, संघ एकाइनोडर्मेटा, जेलीफिश, एरिलिया, संघ सिलेंट्रेटा, कवची मीन, संघ ऑर्थोपोडा, रजत मीन, लेपिस्मा, संघ ऑर्थोपोडा। सरीसर्प ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होते हैं, यानी 3 हार्ट चैम्बर होते हैं सरीसर्प में। लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 चैम्बर का होता है, यानी कि 4 कक्षीय होता है। इसमें वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच के ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। उड़ने वाले छिपकली को ड्रैको कहते हैं। सरीसर्पों का युग मेसोजोइक महाकल्प को कहा जाता है, यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं। सरीसर्पों का युग मेसोजोइक युग था। वर्तमान समय में सबसे बड़ा रेप्टाइल्स मगरमच्छ को माना जाता है। उड़ने वाले रेप्टाइल्स टोरेसेरो को कहा जाता है। सर्पों का विष ग्रंथियां ऊपरी जबड़े में पाई जाती हैं। पक्षी ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। पक्षियों के हार्ट चैम्बर 4 होते हैं। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर फरों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। न्यूगिनी के कैसोवरी विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी है। न्यूगिनी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जैसे सभी जानते हैं, जिसको पाओ क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है उसका। संसार का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा पक्षी क्रमशः शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। स्तनपायी ये समतापी प्राणी है। हृदय 4 कक्षीय होता है स्तनपाइयों में, यानी कि हार्ट चैम्बर 4 होते हैं। 4 हार्ट चैम्बर वाले होते हैं स्तनपायी। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना, प्लेटिपस, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मांसूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। संसार का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा स्तनी, सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल, सबसे छोटा है छछूंदर। अंडज स्तनी प्रोटोथीरिया है। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुजी कहलाते हैं। फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़न लोमड़ी चमगादड़ को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? स्वास्थ्य है वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित ढंग से लिया जा सके। रोग वह अवस्था है, यानी डिजीज, बीमारी, जिसके अंतर्गत शरीर के एक या अनेक अंगों एवं तंत्रों की क्रिया अथवा संरचना में खराबी पैदा होने लगती है। ये बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। इस तरह सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस आना यानी मवाद या खून आना के रोग के लक्षण को दिखाता है। रोग सामान्य 4 प्रकार के होते हैं: तीव्र रोग, दीर्घकालीन रोग, संक्रमण रोग, असंक्रमण रोग। तीव्र रोग वे होते हैं जिस रोग की अवधि कम होती है, उसे तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी, जुखाम। दीर्घकालीन रोग जिस रोग की अवधि अधिक या जीवन पर्यंत में रहते हैं, उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं, जैसे एलिफेंटाइटिस, क्षय रोग, मधुमेह रोग आदि। संक्रामक संचरणीय रोग, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समुदाय में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणुओं तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। असंक्रामक असंचरणीय रोग,
ये उत्सर्जी रोग हैं तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। संक्रामक रोगों के कारक, बैक्टीरिया से होने वाले रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार हो गया, हैजा हो गया, कॉलरा बोलते हैं हैजा को, कॉलरा भी बोलते हैं, टेटनस हो गया, क्षय रोग हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। वायरस से होने वाले रोग जैसे खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, HIV, खसरा, पोलियो, चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब जो हैं वायरस से होने वाले रोग हैं। फंजाई से होने वाले रोग यानी कवक से होने वाले रोग, फंगस से, त्वचा संबंधी रोग, रिंग वॉर्म, एथलीट फुट और विषाक्त भोजन यानी फूड पॉइजनिंग आदि होते हैं कवक से यानी कि फंजाई से। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, कालाजार लेशमानिया के कारण होता है, निर्दालु व्याधि यानी ट्रेपिनोसोरा के सोमा के कारण होता है। कृमि से होने वाले रोग जैसे आंत्र कृमि संक्रमण फील पाँव यानी फिलेरियर कृमि द्वारा होते हैं, यही कारण है कि इसे फिलेरियासिस भी कहा जाता है आदि। रोग फैलने के साधन जिनसे रोग फैलते हैं, वायु से, पानी से, लैंगिक संपर्क से। वायु द्वारा बैक्टीरिया और वायरस रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं जैसे खांसी, जुखाम, निमोनिया, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा आदि। पानी से अनेक संक्रामक रोग पानी से फैलते हैं। जब बीमार व्यक्ति से रोग कारक अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने उसे पी लेता है तो सूक्ष्म जीव उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहाँ भी इस रोग में रोगग्रस्त हो जाता है, वह भी इस रोग में रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग ऐसे ही फैलते हैं। लैंगिक संपर्क से, जब दो व्यक्ति शारीरिक रूप से लैंगिक क्रियाओं में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सूक्ष्म जीवीय रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जैसे सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स आदि। जंतुओं के द्वारा मच्छर, मक्खी, पिस्सू आदि संक्रमण करने वाले कारक हैं जो रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। संक्रमित कुत्ता, बंदर, नेवला आदि जंतु भी रेबीज फैलाते हैं। जंतु भी रेबीज फैलाते हैं, उनकी लार से ये रोग फैलते हैं। रोगों के कारण तथा प्रकार, एक होते हैं जन्मजात रोग, एक होते हैं उपार्जित रोग। जन्मोपरांत यानी कि जन्म के बाद के रोग, एक जन्म से पहले के रोग जो जन्म से ही रहते हैं और एक होते हैं जन्म के बाद होने वाले रोग। जन्मजात रोग तो पहले से ही रहते हैं और जो उपार्जित तो जन्मोपरांत होते हैं वो रोग हैं हमारे संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। जैसे भी हमने आपको पढ़ा था, अभी पीछे हमने पढ़ा था, जीवाणु रोग, जीवित रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, कवक, विषाणु आदि के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचरित होते हैं जैसे जुकाम, TB, टाइफाइड, ये सब इस तरह के रोग ये हो गए संक्रामक रोग। असंक्रामक या असंगत रोग जो एक दूसरे के संक्रमक से नहीं फैलते, ये रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते। ये रोग हैं हमारे जैसे कि हासित रोग, एलर्जी, आनुवांशिक रोग विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से होते हैं जैसे हृदय रोग, एलर्जी किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होते हैं। आनुवांशिक रोग आनुवांशिक कारणों के कारण जैसे हीमोफीलिया है, हीनताजन्य रोग विभिन्न पदार्थों की कमी से जैसे रिकेटस, कैंसर भी एक अनियमित ऊतक वृद्धि है, ये भी असंक्रामक रोग है। ये रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। समाजित रोग जैसे मदिरापान, नशाखोरी, ये भी एक तरह का रोग ही है। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग मलेरिया, कारक जीव प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, संक्रमण का साधन मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। मुख्य लक्षण उच्च बुखार यानी हाई बुखार चढ़ता है, ठंड लगना, बदन दर्द, उल्टी, पसीने आना आदि। नियंत्रण एवं बचाव, मच्छरदानी का प्रयोग करें, कुनैन दवाई लें, ठहरे हुए जल में केरोसिन तेल का छिड़काव करें आदि। रोग पोलियो, कारक जीव पोलियो वायरस, संक्रमण का साधन दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा। मुख्य लक्षण गले में दर्द, सिर दर्द, बुखार, उल्टी व मांसपेशियों में दर्द, गर्दन में अकड़न, लिम्बस अकड़न व अंतलकवा हो जाना आदि। नियंत्रण से बचाव, पूर्णतः विश्राम और फिजियोथेरेपी प्रारंभिक चरण में लाभदायक पाँव का व्यायाम करता है। स्वच्छ बनाए रखने
स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। ओरल पोलियो वायरस का प्रयोग करें। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन और प्रोग्राम पर जोर दें आदि। एक रोग एड्स रोग कारक रिट्रोवायरस, HIV वायरस, सिंगल स्ट्रेंडोज RNA वायरस के द्वारा होता है। कारक होते हैं इसके रिट्रोवायरस, HIV वायरस, ये रिट्रोवायरस, HIV वायरस, सिंगल सेंट्रोडोज RNA वायरस। संक्रमण का साधन लैंगिक संपर्क, रक्त स्थानांतरण, गर्भावस्था में माता से शिशुओं में संक्रमित या दूषित सुई द्वारा होता है। मुख्य लक्षण शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता में कमी, लसिकाओं एवं ग्रंथियों में सूजन, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट, बुखार, रात में पसीने आना, वजन में कमी आना आदि ये एड्स के लक्षण हैं। नियंत्रण एवं बचाव डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करें। हजामत के लिए अलग अलग ब्लेड रेज़र का इस्तेमाल करें। रक्त चढ़ाने के पूर्व या पहले HIV जांच करवाएं। असुरक्षित व अनजान व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क न बनाएं। इसका कोई सफल इलाज अब तक नहीं है। TB रोग कारक जीव माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। संक्रमण का साधन रोगी के छींकने खांसने से निकली बूंद के द्वारा यह उसके संपर्क में आने आदि से होता है। मुख्य लक्षण खांसी, बुखार तथा थूक में रुधिर आना यानी खून आना। BCG के टीके लगाए जाते हैं। इसके नियंत्रण से बचाव है, BCG का टीका लगवाएं। स्वच्छता एवं साफ सफाई और एंटीबैक्टीरियल थेरेपी का ट्यूबरक्यूलर थेरेपी का इस्तेमाल करें। रोग इन्फ्लुएंजा कारक जीव वायरस, मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा। संक्रमण का साधन वायु द्वारा। मुख्य लक्षण जुकाम, खांसी, बुखार आदि। नियंत्रण एवं बचाव फ्लू रोग से दूर रहें, आराम करें, एंटीवायरल ड्रग का प्रयोग करें। आँखों से जुड़ी आम विसंगतियाँ रतौंधी रात में देखने पर परेशानी आती है क्योंकि छड़ कोशिकाओं में उपापचय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बीमारी विटामिन A की कमी के कारण होती है। वर्णांधता आँखों में रंग प्राप्तक शंकु की कमी के कारण यह रोग होता है। यह अत्यंत ही असाधारण अवस्था है। लाल हरा वर्णांधता सबसे आम प्रकार के वर्णांधता है। इसमें लाल हरे रंग की कमी होती है, मतलब दिखाई नहीं देता है, मतलब लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है। मोतियाबिंद ये लेंस की पारदर्शिता में कमी आने में मोतियाबिंद बीमारी होती है। यह उम्र में संबंधित विसंगति है। इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संपदा प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल, मृदा, कोयला, खनिज, जंतु तथा पादपों आदि को प्राकृतिक संपदा कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी के 71% भाग पर पाया जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का यह घेरा जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। वायु, जल और मृदा जीवमंडल में निर्जीव घटक हैं। जैविक घटक इसमें सजीव जंतु एवं पौधे आते हैं जो जैविक घटक बनाते हैं। ये उत्पादक, उपभोक्ता व अजैविक घटक इसके अंतर्गत भौतिक तथा निर्जीव घटक वायु, जल और मृदा आते हैं। भौतिक घटक जैसे तापमान, आर्द्रता, सूर्य के प्रकाश का विकिरण आदि। वायु यह बहुत सी गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प उसका मिश्रण है। वायुमंडल धरती के चारों ओर से घिरे हुए वायु का। बस कानों में लीड लगाइए और मजे लीजिए, आसानी से रिवाइज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु यह बहुत सी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प उसका मिश्रण है। धरती को चारों ओर से घेरे हुए वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह 5 स्तरों अथवा क्षेत्रों से विभक्त होते हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर। एक्सोस्फियर ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का सबसे नीचे का क्षेत्र है जिसमें वायु रहती है। यह पृथ्वी की सतह से 8 से 20 किलोमीटर तक विस्तारित होते हैं। मेघों का बनना, तड़ित गर्जन व गड़गड़ाहट, गरज वाले तूफान का बनना इत्यादि सभी ट्रोपोस्फियर में घटित होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत है। आयनोस्फियर रेडियो तरंगों का परावर्तन करते हैं। प्रदूषण वायु, भूमिगत तथा जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन की पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण धूल, कण, धुआं, अधजले, कार्बन के कण तथा हानिकारक गैस जैसे कि SO2, NO2 का अवांछनीय रूप से वायु में मिलना प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के प्रकार
भौतिक जल प्रदूषण के प्रकार। भौतिक जल प्रदूषण उद्योगों, थर्मल पावर प्लांट, नाभिकीय पावर प्लांट द्वारा निष्पादित गर्म जल के द्वारा तापमान में परिवर्तन आता है। कई जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। रासायनिक जल प्रदूषक सीवर से पीड़नकाशी जैसे डीडीटी, बीएससी आदि उर्वरक, कागज उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा के लवण, अकार्बनिक रसायन जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा इत्यादि, ये रेडियोधर्मी कचरे आदि होते हैं। जैविक जल प्रदूषक, इसके अंतर्गत रोगाणु। जैविक जल प्रदूषक इसके अंतर्गत रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, निमेटोड, प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे चपटे कृमि, टेपवर्म जिसको बोलते हैं, ये बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं जैसे हैजा फैलने वाली बैक्टीरिया आदि। जैविक रासायनिक चक्रण, रसायन पदार्थों को पारिस्थितिक तंत्र अंततः जीवमंडल में पुनर्चक्रण करते हैं जैसे जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जल चक्र, सागरों जैसे जल का वाष्पीकरण होकर मेघों में बदलना, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरना तथा नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचना जल चक्र कहलाता है। जल एक यौगिक है और यह दो अत्यावश्यक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। वह वातावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक बनाता है और सभी जीव जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर होते हैं। नाइट्रोजन चक्र, हमारे वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन है। यह सभी जीवन रूपों के लिए अनिवार्य होता है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए तथा कुछ विटामिन का भाग होता है। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों जैसे कि एल्कलाइड तथा यूरिया भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र मुख्य चरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियाकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, कार्बन चक्र, कार्बन के 2 रूपों में पाए जाते हैं। मुक्त रूप हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फ्लोरीन आदि। यौगिक रूप कार्बन डाइऑक्साइड, खनिजों में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्लों के रूपों में सभी जीवित प्राणियों से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल चक्र की तरह कार्बन चक्र ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा है क्योंकि उत्पादकों जैसे वनों के प्रकाश संश्लेषी पौधों और सागरों तथा गहरे समुद्र के रसायन संश्लेषित जीवाणुओं में कार्बन रोकने के लिए वातावरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो सूर्य का प्रकाश अथवा कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिक, इनकी आवश्यकता होती है। रुका हुआ कार्बन प्रतिवेशी वायु अथवा जल में कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त किरणें कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सोख ली जाती हैं जिसके फलस्वरूप वायुमंडल गर्म हो जाता है और उसका ताप बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, O3 एवं SF6 ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन जल का एक संगठन और वायुमंडल में ऑक्सीजन तात्विक रूप से 21% उपस्थित है। सभी जीवित जीवों द्वारा श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से जीवित दुनिया में प्रवेश करता है। वह खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है और ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ये हमारा ग्लूकोज प्लस ऊर्जा C6H12O6 प्लस 6O2 बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O ऊर्जा। ओजोन परत, तात्विक ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्य द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। इसका सूत्र O3 होता है तथा इसे ओजोन कहते हैं। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है जो कि कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत, ऐसे स्रोत जिनका प्रकृति में चक्रीयकरण हो सकता है उन्हें नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, जल आदि। अनवीकरणीय स्रोत, ऐसे स्रोत जिनका चक्रीकरण नहीं हो सकता, जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ऊर्जा संसाधन, मनुष्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के पारंपरिक स्रोत जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि की ऊर्जा संसाधन कहते हैं। प्रदूषण, पॉल्यूशन,
धूल कण, धुआं तथा हानिकारक गैसों का अनैच्छिक रूप से वायु में मिलना प्रदूषण कहलाता है।